आज चौहान परिवार सुबह से कई टूरिस्ट प्लेस घूम चुका था। अमित और आरास भी पूरा टाइम उनके साथ ही थे। हालांकि आरास आना नहीं चाहता था, वो वहीं रुककर अपना काम खत्म करना चाहता था। लेकिन पता नहीं क्यों आज उसका दिल नहीं किया काम करने का, इसलिए वो उनके साथ आ गया। ध्वनि को शॉपिंग करते हुए दोपहर से शाम हो गई। शाम के 5 बज रहे थे। जैनी की माँ ने कुछ खाकर वापस चलने की बात कही, जिस पर ध्वनि भी मान गई। वो लोग वहीं पास में एक फेमस रेस्टोरेंट में आए। वो रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा और शानदार था। वहाँ उस रेस्टोरेंट का काफ़ी नाम था। उसकी वजह उसका वेज होना था। वो चारों बैठकर कुछ स्नैक्स लेते हैं, जिसके बाद निधि ने आइसक्रीम की जिद की। आइसक्रीम उसकी सबसे फेवरेट थी और वो जब यहाँ आ ही गई थी तो बिना आइसक्रीम के जा नहीं सकती थी। ध्वनि भी जानती थी कि वो बेहद जिद्दी है और आइसक्रीम के मामले में तो कुछ ज़्यादा ही, इसलिए वो मान गई। तभी ध्वनि का फोन बजा। आद्या जी का था। ध्वनि जैनी की मम मिसा को देखते हुए कहती है, माँ का कॉल आ रहा है, मैं बाहर बात करती हूँ। आप दोनों को आइसक्रीम दिलाकर बाहर ही आ जाइए। मिसा हामी से रिलाकर जैनी और निधि का हाथ पकड़कर आइसक्रीम दिलवाने चली गई। ध्वनि भी बाहर चली गई। मिसा ने जैनी और निधि को आइसक्रीम दिलवाया और बाहर की तरफ आने लगी। तभी उसका भी फोन वाइब्रेट किया। उसने देखा कि कोई इम्पोर्टेंट मैसेज था, जिसका रिप्लाई देने के लिए वो एक कोने में खड़ी हो गई। इस बीच जैनी का हाथ तो उसने पकड़ रखा था, लेकिन फ़ोन पकड़ने के चक्कर में निधि का हाथ उसने छोड़ रखा था। वो रिप्लाई करने में बिजी हो गई। निधि तो चंचल थी ही। खुद को आज़ाद पाकर वो इधर उधर चक्कर लगाते हुए आइसक्रीम खा रही थी। चलते हुए वो अचानक एंट्रेंस के सामने आ गई। उसकी नज़र अपने प्यारी आइसक्रीम पर थी, जिसे देखकर खाने में इतनी मशगूल थी कि उसकी नज़र सामने से आ रहे लोगों पर बिल्कुल नहीं गई और एक मजबूत शख्स के पैरों से टकरा गई, जिससे उसको तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी आइसक्रीम जरूर नीचे गिर गई। वहीं वो शख्स कोई और नहीं, आरांस ही था। वो आगे था और बाकी लोग उसके पीछे साथ ही चल रहे थे। आरांस ने सामने देखा, जहाँ कोई नहीं था। जाहिर सी बात है, 3 साल की बच्ची तो उसे अपने सामने दिखेगी नहीं। उसकी नजरें धीरे धीरे नीचे गईं और निधि पर अटकीं। उसके रोकने से बाकी लोग भी आगे आए। उन लोगों की नज़र भी निधि पर पड़ी। निधि अपनी आंसू भरी गुस्सैल नज़रों से मुंह बिदकाते हुए अपनी गिरी हुई आइसक्रीम को देखकर आरांस को घूरती है। उसके क्यूट से फेस पर गुस्सा बहुत ज़बरदस्त था। उसके एक्सप्रेशन देखकर आरांस समझ गया कि अब ये रोने वाली है। वो तुरंत नीचे बैठकर उसे देखते हुए नर्म लहजे में कहता है, हे लिटिल गर्ल, डोंट क्राई, मैं तुम्हें दूसरी आइसक्रीम दिला देता हूँ। उसकी बात सुनकर निधि के चेहरे पर चमक वापस आ गई। उसने 2-3 बार अपनी पलकों को झपकाकर आंसू सुखा लिया। उसे खुश देखकर आरांस चैन की सांस लेता है, लेकिन अचानक से निधि के एक्सप्रेशन वापस बदले। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरते हुए कहती है, आपने मेरी ये आइसक्रीम गिरा दी। देखो, अपनी नन्ही उंगली गिरी हुई आइसक्रीम की ओर पॉइंट करके। वो बर्बाद हो गई। मेरी मम्मा कहती हैं किसी भी चीज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उसकी क्यूट सी तोतली जुबान सुनकर अनजाने में आरांस के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। वो आईब्रोज रेंज करते हुए पूछता है, अच्छा, लेकिन ये तो बाय मिस्टेक हो गई, अब इसे कैसे सही करें? आप तो मुझे 2 आइसक्रीम दिलाने होंगे, एक आपका पनिशमेंट वाला और एक ये गिरने वाला। नीवी अपना सातिर दिमाग लगाते हुए कहती है। वही उसकी बात सुनकर आरांस अपनी आंखें छोटी करते हुए कहता है, अच्छा, तो ऐसी आइसक्रीम बर्बाद नहीं होगी? नहीं, तुरंत नीवी अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए बोली। उसकी बात सुनकर विवेक उस नन्ही बच्ची को एडमायरिंग नजरों से देखते हुए कहता है, इंटेलिजेंट गर्ल, आई एम डैम श्योर ये फ्यूचर में बेहद इंटेलिजेंट लोगों में गिनी जाएगी और क्यूट भी। अर्चना आंखों में प्यार लिए नीवी को देखते हुए बोली, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन है किसकी? वैशाली जी इधर उधर देखते हुए बोली, आजकल लोग काफी लापरवाह हो गए हैं, इतनी छोटी सी बच्ची को छोड़कर पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। केशव जी निराशा में सिर हिलाकर बोले। अमित, जो कभी आरांस को तो कभी निधि को देख रहा था, वो अचानक से खुशी भरे लहजे में कहता है, भाई देखो, ये बिल्कुल आपकी तरह दिखती है। आरांस का उन सबकी बातों पर कोई ध्यान नहीं था, लेकिन अमित की बात ने उसे निधि को ध्यान से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने देखा अमित बोल तो सही ही रहा था, लेकिन अपना सर झटक वो निधि को देखकर प्यार भरे लहजे में कहता है, चलो तुम्हें 2 आइसक्रीम दिलाता हूँ। उसकी बात सुनकर निधि की आंखें मोती की तरह चमकने लगी। आरांस उसे गोद में उठाता है। उसे अपनी गोद में लेते ही एक अनजाना सा खुशनुमा एहसास उसे महसूस होता है।
जिसे महसूस करके उसकी धड़कनें तेज रफ्तार से धड़कने लगीं। आरांस ने नीवी को देखा, जो उसके गले में बाहें डाले उसकी गोद में सहज थी। आरांस उसे लेकर सीधे काउंटर के पास उसे आइसक्रीम दिलवाने चला गया। बाकी सब भी उसके पीछे हो लिए। आरांस उसे आइसक्रीम दिलाकर पलटा। इस वक्त नीवी तो मानो आकाश में उड़ रही थी। उसके दोनों हाथों में आइसक्रीम की दो दो स्कूप थे। कुल मिलाकर उसे एक के बदले 4 स्कूप मिल गए थे। उसके चेहरे पर इतनी ज्यादा खुशी देखकर न जाने क्यों आरांस को खुशी मिल रही थी। जब अमित से रहा नहीं गया तब उसने तुरंत अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उन दोनों के सामने करके कहता है से चीज। लेकिन उसके उलट दोनों उसे अपनी बड़ी गुस्सैल नजरों से घूरते हैं, जो तस्वीर के रूप में कैद हो गई। अमित फोटो देखकर खुद चौंक गया। वो आंखें बड़ी करके उस फोटो को देखते हुए कहता है, ओ माई गॉड, एग्जैक्ट सेम टू सेम। भाई आप तो एकदम अपनी मिनी वर्जन में मिल गए। वो विवेक के सामने अपना फोन करते हुए कहता है, देखिए कैसे दिख रहे हैं दोनों। विवेक भी फोटो देखकर एक पल को चौंक गया। वही रंग, वही रूप, वही आंखें और आंखों में वही गुस्सा। हाँ यार, अगर इनकी कोई बेटी होती तो बिल्कुल ऐसी ही दिखती। विवेक उन दोनों को देखते हुए बोला। अमित निधि को देखता है, जो आरांस की गोद में आराम से आइसक्रीम खा रही थी। न उसने गोद से उतरना चाहा और ना ही आरांस ने उसे गोद से उतारने की कोई जल्दी दिखाई। बेटा आपका नाम क्या है? विवेक अभी को गोद में लिए हुए पूछता है। निविशा। निवि अपनी क्यूट सी स्माइल लिए बोली। निविशा, ये कैसा नाम है? अमित सोचते हुए बोला। अर्चना उसके सर के पीछे एक चपत लगाते हुए बोली, बेवकूफ, वो निविशा बोल रही है। निवि की तरफ देखते हुए, है ना? हाँ, आप समझदार हो, बिल्कुल मेरी मम्मा जैसी। वो हमें से हिलाकर बोली। उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। वैशाली जी अमित और आरास पर गौर कर रही थी। काफी सालों बाद वो दोनों ऐसे मुस्कुरा रहे थे। अमित निवि को देखते हुए कहता है, बहुत प्यारा नाम है आपका, बिल्कुल आपकी तरह। किसने रखा? आपकी मम्मा ने? हूँ, वो नाम में सर हिलाकर कहती है, मेरी मामी ने। लेकिन जनरली तो नाम मॉम डैड या रस्म के हिसाब से बुआ रखती है ना? अमित कंफ्यूज होते हुए अर्चना से पूछता है। इससे पहले कि अर्चना कुछ कहती, नीवी जो उसकी बात सुन रही थी वो तुरंत कहती है, हाँ तो वो ही मेरी बुई भी हैं क्या? सब चौंक गए। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाते तब तक मिसा जैनी को गोद में लिए घबराई हुई उनके पास पहुंची। नीवी, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? वो मेरी आइसक्रीम गिर गई, फिर इन अंकल आराज की तरफ इशारा करके ने मुझे इतनी सारी दिला दी। ये कहते वक्त उसकी खुशी देखते ही बन रही थी, लेकिन आराज के कानों में एक ही शब्द गूंज रहा था, अंकल। उसके मुंह से अंकल सुनकर पता नहीं क्यों, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा था। तुमने अंकल को थैंक्स बोला? मीसा प्यार से उससे कहती है। निवी अपनी आंखें ऊपर कर कुछ देर सोचती है, मानो याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर मीसा को देखते क्यूट से एक्सप्रेशन लिए कहती है, मैं भूल गई। उसके एक्सप्रेशन देखकर मीसा को हंसी आ गई। कोई बात नहीं, अब बोल दो। थैंक यू अंकल, वो आराज को देखते हुए बोली। मीसा जैनी को नीचे खड़ा कर उसे आराज की गोद से लेने लगती है। आराज को उसे अपनी गोद से उतारने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन वो रोक भी तो नहीं सकता था। उसने निवी को मीसा की गोद में दिया। बाय अंकल। निवी आराज को देखते हुए एक प्यारी स्माइल देकर बोली, बेटा जब इतनी छोटी बच्चियों के साथ बाहर हो तो जरा ध्यान रखा करो, अभी बच्ची गुम हो जाती तो। वैशाली जी मीसा के साथ जैनी और निवी को देखकर बोली। मीसा शर्मिंदगी से सर झुकाकर कहती है, सॉरी आंटी, और थैंक्स, आप सबने निवी का ख्याल रखा। वैशाली जी सिरिला देती हैं। मीसा जैनी और निवी को लेकर बाहर की तरफ चली गई। आराज तब तक अपनी नजरों से उनका पीछा करता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल ना हो गए। निवी के जाने से उसका दिल उदासी से गिर गया। बेचारी, पहले तो मुझे लगा वो बहुत लापरवाह है, लेकिन अब दो इतनी छोटी बच्चियां हैं तो परेशानी तो होगी ही। इसमें गलती उसके घर वालों की है, उन्हें उसके साथ आना चाहिए था। वैशाली जी सहित सभी को यही लग रहा था कि मीसा ही नीवी की भी माँ है, लेकिन अमित की सोच अलग थी। वो बार बार उसी फोटो को जूम करके देख रहा था। नीवी का चेहरा और उसकी बातें अमित को कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन जो वो सोच रहा था उसका कोई प्रूफ नहीं था उसके पास। ध्वनि नियति के खेल से अनजान निवी को आराज की नजरों से दूर रखने का सोच रही थी। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि नियति उन्हें पहले ही मिला चुकी थी। ध्वनि सबके साथ वापस घर की तरफ जा रही थी। मीसा कुछ सोचते हुए ध्वनि से कहती है, वैसे परसों मैं जैनी को पार्क घुमाने लेकर जा रही हूँ। इसके पापा को ऑफिस से छुट्टी मिलती नहीं, इसलिए हम दोनों ही जाएंगे। अगर आप सब आना चाहें तो आ सकते हैं।
वरना अकेले हम दोनों को भी कुछ खास मजा नहीं आएगा। ध्वनि उसकी बात पर कहती है, मैं घर जाकर सबसे पूछकर कल बताऊंगी। और फिर उन अंकल ने मुझे बहुत सारा आइसक्रीम दिला दिया। नीवी धीर की गोद में बैठी आज का किस्सा सुना रही थी। वो साथ ही अपने सातिर दिमाग की तारीफ भी कर चुकी थी, जिससे उसने एक के बदले 4 स्कूप आइसक्रीम ले लिया। अच्छी बात है, लेकिन ऐसे स्ट्रेंजर से ना ही बात करनी चाहिए और ना ही कुछ लेना चाहिए। धीर उसका सिर सहलाते हुए समझाकर बोला। लेकिन मेरी आइसक्रीम गिर गई थी ना, नीवी मुंह लटकाकर बोली। अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रखना। सभी डिनर कर रहे थे, तभी धोनी को मीसा की बात याद आई। वो सबकी तरफ देखते हुए कहती है, वो जैनी की मम कह रही थी कि परसों वो जैनी को लेकर पार्क जा रही हैं। हम सबको भी आने को कहा है, क्योंकि उन दोनों को अकेले तो मजा आएगा नहीं। और जैनी के पिता कहाँ हैं? धर्मेंद्र जी पूछते हैं। गनी, उनको छुट्टी नहीं मिली। हाँ, आप लोग देख लो, हम तो नहीं जा रहे। अब हमारी उम्र पार्क नहीं, तीर्थ स्थल घूमने की है। हम वहां जाकर क्या करेंगे? धर्मेंद्र जी की बात पर आद्या जी सिर हिलाकर बोली, तुम लोगों की अभी घूमने फिरने की उम्र है, जाओ घूम आओ, फिर नीवी को भी वहां अच्छा लगेगा। लेकिन माँ, आजकल मेरा काम थोड़ा बढ़ा हुआ है। राशि भी धीर की बात का समर्थन करते हुए कहती है, हाँ माँ, पार्लर से भी एक साथ 2 लड़कियों ने छुट्टी ली है। हम सब साथ कभी और घूम आएंगे। ध्वनि की ओर देखते हुए, दीदी आप निधि को लेकर चले जाइए उनके साथ। नहीं, फिर हम दोनों भी कभी और घूम आएंगे। तू नहीं जाएगी तो मीसा बेचारी अकेली पड़ जाएगी। उसने कितने मन से तुझे कहा है, चली जाना उसके साथ। अगर अकेली नहीं जाना चाहती तो कृति को भी ले जा। आद्या जी उसे मनाते हुए बोली। हाँ, ये सही रहेगा, मैं कृति से कहती हूँ। आरांस अपनी बाह को सर पर रखे लेटा हुआ था। उसकी आंखें ऊपर सीलिंग को घूर रही थी, लेकिन दिमाग में निधि का ख्याल ही घूम रहा था। उसके पास होने से वो अपना सा एहसास, उसका बिल्कुल उसकी तरह दिखना, क्या ये महज इत्तेफाक है या कुछ और? आरांस कुछ सोचकर अपना फोन उठाकर किसी का नंबर डायल करता है। हेलो। सामने से सैम की नींद से बोझिल आवाज आई, जिसे सुनकर आरांस के एक्सप्रेशन बदल गए। वो तल्खी भरे लहजे में कहता है, अपना काम करने की जगह तुम सो रहे हो क्या बॉस? रात को तो चैन से सोने दिया करो, काम करने के लिए भी आराम जरूरी है। वो चिढ़कर बोला। तुम कल तक उत्तराखंड पहुंचो, आरास ऑर्डरिंग टोन में बोला। व्हाट? लेकिन क्यों बॉस? वो चौंकते हुए बोला। तुम्हें यहाँ उसे ढूंढना है। क्या आपको कुछ पता चला? जितना कहा है उतना करो, तुम कल तक यहाँ पहुंच जाने चाहिए। आरास ऑर्डर देकर बिना कुछ सुने कॉल कट कर देता है। वही सैम हमेशा की तरह मुंह बनाकर रह गया। हाँ माँ, लंच तक पहुंच जाऊंगी। अच्छा, नीबी को ज्यादा खांसी तो नहीं आ रही ना? ओके, मैं घर आकर उसे पिलाती हूँ। आपसे नहीं पिएगी वो। ध्वनि इस वक्त सड़क के कोने में चलते हुए आद्या जी से बात कर रही थी। दरअसल उसे इमरजेंसी में कुछ देर के लिए कॉलेज आना पड़ा था। आज वो आना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि कल ज़्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से नीबी को हल्का कोल्ड हो गया था। लेकिन कुछ आधे एक घंटे का काम था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी आ गई थी। वो काम खत्म कर बस अब घर ही आ रही थी। उसके कदम तेजी से सड़क पर चल रहे थे। वो मेडिकल स्टोर के आगे रुकी, अपने बैग से डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन निकाल वो अंदर गई। एक लेडी काउंटर पर खड़ी थी। यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? उसने शालीनता से ध्वनि से पूछा। ध्वनि वो पर्ची उसके आगे करते हुए बोली, ये दवाई लेनी है। श्योर मैम। वो लड़की पर्ची पकड़ उसमें लिखी दवाइयों के नाम पढ़कर उसे लेने चली गई। ध्वनि की कैब भी अब तक आ चुकी थी, जो उसने घर जाने के लिए बुक की थी। ध्वनि कैब में बैठी हुई बाहर का नज़ारा देख रही थी। उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक ब्लैक कार चलते हुए आ रही थी। वो कार किसी और की नहीं, आरांस की ही थी। संयोग से आरांस भी इसी ओर देख रहा था। जब उसकी कार ने ध्वनि की कार को पास किया, उसी वक्त कुछ पलों के लिए ध्वनि और आरांस की नजरें मिली। लेकिन जब तक आरांस का माइंड प्रोसेस कर पाता, तब तक वो नजरें ओझल हो गईं। आरांस ने तेज चीखा, स्टॉप दी कार। ड्राइवर ने एक झटके में कार रोकी। कार के टायर कुछ दूर तक आवाज करते हुए घिस गए। वहीं ध्वनि चौंक कर पीछे पलट कर देखती है। उस कार को रुका देखकर वो हड़बड़ाहट में ड्राइवर से कहती है, भैया फास्ट चलाइए। आरांस तुरंत कार से बाहर आया। ध्वनि की कार बहुत दूर तक जा चुकी थी। वो उस दिशा में घूरते हुए अपनी मुट्ठी भींच लेता है और गुस्से में एक जोरदार पंच कार पर जड़ देता है। डैम इट!
उसके पंच से कार वहां डैमेज हो गई, लेकिन इससे आराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो गुस्से भरे लहजे में उस तरफ देखते हुए कहता है, इनफ बीबी, तुम्हारा ये हाइड एंड सीक बहुत हुआ। आराज तेजी से कार का गेट खोलकर बैठ गया। उसके बैठते ही कार वापस चल पड़ी। इस तरफ धोनी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उन्होंने मुझे देख लिया, अब क्या करूं मैं। आराज एक कमरे में लगभग अपनी उम्र के एक लड़के के सामने बैठा था। वो लड़का भी कुछ कम हैंडसम नहीं था। कूल डाउन बॉस, अगर मैम इसी जगह है तो मैं एक दिन में उनकी पूरी 4 सालों की हिस्ट्री आपके सामने लाकर रख दूंगा। वो लड़का जो और कोई नहीं बल्कि सैमी था। वो आरांस को इतने गुस्से में देखकर बोला। आरांस ड्रिंक से भरी गिलास अपने हाथ में लिए बोला, देन कल रात तक का वक्त है तुम्हारे पास। जो कहा है वो याद रखना। सैम कभी अपनी बात से नहीं मुकरता बॉस, वो एटीट्यूड से अपनी कॉलर उचकाते हुए बोला। धोनी खुद के इमोशंस को काबू कर घर पहुंची। हालांकि वो जानती थी कि अब ज्यादा वक्त तक वो छिपी नहीं रह सकेगी। आराज किसी भी वक्त उसके सामने होगा, लेकिन वो ये बात अभी सबको नहीं बताना चाहती थी। अगर सबको इस बारे में पता चला तो जाहिर सी बात है वो लोग बहुत परेशान हो जाते। आद्या जी उसे आया देखकर बोली, नीवी अब पहले से ठीक है, मैंने काढ़ा पिला दिया है उसे। कहाँ है वो? धोनी इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए बोली, वो अभी सो रही है, मैं उसी के पास जाती हूँ। आराज टेरेस पर खड़ा सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। इन कुछ सालों में उसे इसकी बहुत बुरी तलब लग गई थी। पहले तो वो केवल स्ट्रेस कम करने के लिए इसका यूज करता था, लेकिन अभी उसकी आदतों में शुमार थी। अब एक आदत को सुधारने के लिए किसी दूसरी चीज की आदत लगाना इंसानी प्रवृत्ति है। कोई इंसान अगर कुछ दिन किसी निर्जीव चीज के साथ भी रहे तो उसे उससे लगाव हो जाता है। यहाँ आरांस और धोनी तो पूरे 2 महीने साथ रहे थे, फिर उसकी आदत होना तो लाजमी ही था, जिसे दूर करने के लिए आरांस को सिगरेट का सहारा लेना पड़ा। अगर धोनी के पास रहना आदत होती तो कब की छूट चुकी होती, लेकिन ये तो इश्क था, फिर कैसे छूट जाता। आज भी धोनी की वो आंखें आरांस को बेचैन कर रही थीं। खैर, एक तरफ डर तो दूसरी तरफ बेचैनी में यह रात भी कटी। रात का अंधेरा छटा और आकाश में हर दिन की तरह आज भी सूर्यदेव की किरणें बिखरी। लेकिन कुछ तो अलग बात थी आज की किरणों में, वो रोज से ज्यादा चमक रही थी। शायद आज कुछ होने वाला था। अब अच्छा हो या बुरा, ये तो किस्मत का काम है, वही जाने। नीवी हॉल में मुंह फुलाए बैठी थी। उसके सामने ध्वनि परेशान सी हाथ में हल्दी वाला दूध लिए खड़ी थी। नीवी, जिद नहीं करते, दूध खत्म कर लो, हम सब किसी और दिन चलेंगे ना घूमने। राशि उसे मनाते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे आज घूमने जाना है, आज ही जाना है। निवी जोर से अपना सर दाएं बाएं करते हुए बोली, तुम्हारी तबीयत खराब है, हम फिर कभी चलेंगे ना। धीर उसके पास बैठते हुए बोला। निवी तुरंत सोफे से कूदकर धीर से दूर हुई और गुस्से भरे लहजे में बोली, नहीं। उसकी इतनी जिद पर ध्वनि को भी गुस्सा आ गया। वो सख्त लहजे में निवी से बोली, बस निवी, बहुत हुआ, इतनी जिद अच्छी नहीं है। चुपचाप दूध खत्म करो और दवाई लेकर आराम करो, हम आज कहीं नहीं जा रहे। उसकी डांट खाकर निधि की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे। उसका मुंह रोने जैसा बन गया। वो सिसकते हुए कहती है, आप सब गंदे हो, मुझे किसी से बात नहीं करनी। निधि रोते ऊपर की तरफ भाग गई। ध्वनि अपना सर पकड़कर बैठ गई। ये लड़की दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है। दीदी, बच्ची है वो, उसे ऐसे नहीं डांटना था। धीर नाराजगी से बोला, अगर वो ऐसे फालतू की जिद करेगी तो डांट तो पड़ेगी ही। ध्वनि धीर को गुस्से से घूरते हुए बोली, वो बच्ची है, जिद तो करेगी ही। तू तो इस उम्र में इससे भी ज्यादा जिद्दी थी। उम्र बढ़ने पर समझदारी अपने आप आ जाती है। बेकार में छोटी बच्ची को रुला दिया। बच्चों का मन होता है घूमने का, तेरा नहीं होता, इसमें उसकी क्या गलती है। आद्या जी ध्वनि को डांटते हुए बोले। नींबू पर रेलिंग से छिपकर सब देख सुन रही थी। ध्वनि को डांट पड़ता देखकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट तैर गई। धीर ध्वनि से नाराजगी से कहता है, आपको नहीं जाना तो रहने दो, मैं उसे लेकर जाता हूँ। लेकिन तुझे तो काम था ना, वो कल कर लूंगा। अपनी छोटी सी प्रिंसेस की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ध्वनि गहरी सांस भरकर बोली, नहीं, तू रहने दे, मैं ही ले जाती हूँ। जब लेकर ही जाना था तो बच्ची को डांटा क्यों? आद्या जी उसे घूरते हुए बोली, माँ आप कितना गुस्सा करेंगी, कहा तो लेकर जा रही हूँ। ध्वनि मुंह बनाते हुए ऊपर की तरफ चल पड़ी। निधि उसे ऊपर आता देखकर तुरंत कमरे में भाग गई। ध्वनि अपने कमरे में आई, जहाँ निधि अपना चेहरा तकिया में छिपाए सिसक रही थी। उसकी सिसकियां सुनकर ध्वनि का मन गिल्ट से भर गया।
बेटा सॉरी, मम्मा को डांटना नहीं चाहिए था। तुम रोना बंद करो प्लीज। तुम्हें पता है ना, तुम्हें रोता देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। हम आज जैनी और उसकी मॉम के साथ घूमने चलेंगे। ध्वनि निधि का सर सहलाते बोली, जिस पर निधि अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए गुस्से भरी टोन में कहती है, अब नहीं जाना मुझे, किसी से बात नहीं करनी, आप जाओ। ऐसे गुस्सा नहीं करते बच्चा। अच्छा ठीक है, तुम वहाँ जो कहोगी मम्मा खरीद देगी। अब तो रोना बंद कर दो, ध्वनि प्यार से उसे पुकारते हुए बोली। जिस पर नीवी उसी तरह तकिए में मुंह छुपाए रोती हुई आवाज में कहती है, पक्का आप मुझे सब खरीद कर देंगी? हाँ पक्का, बस आइसक्रीम को छोड़कर, क्योंकि तुम्हें कोल्ड है, ध्वनि मुस्कुराकर बोली। अब नीवी अपना चेहरा ऊपर कर बेड पर ठीक से बैठते हुए लंबी सी स्माइल लिए कहती है, ओके, सॉरी, एक्सपेक्टेड। तो तुम एक्टिंग कर रही थी? ध्वनि उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, जिस पर आंसुओं का नामो निशान नहीं था। नीवी अपनी चमचमाते छोटे सफेद दांत दिखाते हुए बोली, यस मम्मा, आप बुद्धू बन गई। बुद्धू की बच्ची, तुम्हारी तो आज खैर नहीं। ध्वनि उसको पकड़ने को हुई कि नीवी तुरंत बेड से नीचे कूदते हुए उसकी पकड़ से बच गई। मम्मा पकड़ो, वो जीभ दिखाते हुए इतना बोलकर नीचे भाग गई। आखिरकार नीवी की जिद के आगे हारकर ध्वनि कृति, मिशा और जैनी के साथ पार्क पहुंच चुकी थी। वो पार्क काफी बड़ा था और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा था। काफी सारे एक्टिविटीज थी वहाँ। वो भी टूरिस्ट प्लेस में से एक था। वो बड़ा सा पार्क अलग अलग तरह के लोगों से भरा हुआ था। निवी और जैनी की आंखें खुशी से चमकने लगीं। हालांकि वो पहले भी कई बार यहाँ आ चुकी थी, लेकिन हर बार उनके लिए नया सा ही होता था। तो बच्चों, पहले कौन सा राइड करनी है? मीसा उन दोनों को देखते हुए पूछती है। हमारा फेवरेट वाला, जैनी लंबी सी मुस्कुराहट लिए बोली। चलो फिर, वो लोग उस तरफ चले गए। अब यह संयोग था या कुछ और कि चौहान परिवार भी उसी पार्क में मौजूद था। आज उनका यह लास्ट डे था। कल सवेरे ही वो लोग यहाँ से निकलने वाले थे। अभी अर्चना और विवेक के साथ वहाँ अलग अलग राइड्स का मजा ले रहा था। वहीं केशव जी और वैशाली जी हाथों में हाथ डाले माँ के फूल पेड़ पौधे देखते हुए घूम रहे थे। अमित और आरास बेचारे एक जगह बैठे बोर हो रहे थे। अमित कुछ सोचकर इधर उधर घूमने चला गया। आरास वहाँ अकेला बेंच पर फोन स्क्रॉल करते हुए बैठा हुआ था। उसके सामने कई बच्चे खेल रहे थे। तभी विवेक अभिक को लेकर उसके पास आ धमका। आरांस को फोन में घुसा हुआ देखकर वो चिढ़ते हुए कहता है, जब तुझे कोई काम ही नहीं है तो तू अभी को संभाल, मैं अपनी बीवी के साथ घूम कर आता हूँ। विवेक की बात सुनकर आरांस अपनी तवज्जो उसकी ओर करते हुए बोला, तुझे क्या मैं बेबी सीटर दिखता हूँ? विवेक तुरंत उसकी बात पर अपना सर दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तुझे कौन सा बेबी सीटिंग करने को बोल रहा हूँ। अभी वहाँ बाकी बच्चों के साथ खेलेगा, तुझे बस उस पर नजर रखनी है। ओके फाइन, जा, आराम से रिलाते हुए बोला। थैंक्स, विवेक लंबी सी मुस्कुराहट लिए अभी को बाकी बच्चों के पास छोड़ते हुए बोला, यहीं खेलना और इधर उधर कहीं मत जाना। अभिक भी अच्छे बच्चों की तरह सिर हिलाकर उसकी बात मान गया। इस तरफ नीवी और जैनी ने भी ज्यादातर राइड जो उन्हें करनी थी वो कर चुकी थी। वो सब इधर ही आ रहे थे कि कृति का फोन बजा। हाँ, पहुंच गए तुम? ओके, वेट, हम आते हैं। कृति फोन रखते ध्वनि से कहती है, वो आ गया, चल मिलाते हैं। ध्वनि हाँ में सिर हिलाकर निधि का हाथ मिसा को थमाते हुए बोली, इन दोनों को खेलने दो, मैं आती हूँ। मिसा, आप लोग आराम से आना, मैं निधि को संभाल लूंगी। मिसा निधि और जैनी को साथ लेकर आगे बढ़ गई तो कृति और ध्वनि दूसरी तरफ चले गए। मिसा आरांस की बगल वाले बेंच पर बैठी। निधि और जैनी बाकी बच्चों के साथ खेलने चली गईं। निधि ने जब अभिक को देखा तो वो उसे तुरंत पहचान गई। ए, तुम वही हो ना जो कल उन अंकल के साथ थे? अभिक भी उसे पहचान गया था। आखिर कल उसे यहाँ उसकी उम्र की पहली ही ऐसी बच्ची तो मिली थी। वो तुरंत अपना सर ऊपर नीचे करके हामी भरता है। तुम्हारे साथ वो अंकल आए हैं? नीवी ने उससे सवाल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी आराज की गोद भा रही थी। उसे आराज के साथ अच्छा लगता था। हाँ वो, अभिक ने अपने नन्हे हाथों से उसकी तरफ इशारा किया जहाँ आराज बैठा फोन चला रहा था। उसे देखकर निधि की आंखें खुशी से चमक उठी। वो जैनी की तरफ देखकर कहती है, तुम खेलो, मैं नहीं खेलूंगी। इतना कहकर वो आराज की तरफ भागी। वही मीसा जो आज एकदम सतर्क थी, वो निधि को किसी और तरफ जाता देखकर टोकने ही वाली थी कि उसकी नजर वहां बैठे आराज पर पड़ी। वो पहचान गई, इसलिए उसने निधि को नहीं रोका,
लेकिन नज़र बराबर जैनी और नीवी पर बनाए रखी। अंकल, नीवी आराज के सामने जाकर चहकते हुए बोली। वहीं आराज का ध्यान अब तक अपने फ़ोन पर था। अचानक अपने इतने करीब किसी बच्चे की आवाज़ सुनकर वो चौंकते ऊपर देखता है, जहाँ सामने नीवी को खड़ा देखकर उसके एक्सप्रेशन अचानक से बदल गए। तुम यहाँ? वो थोड़ा सरप्राइज होकर बोला। हाँ, मम्मा और अपनी दोस्त और उनकी मम्मा और मौसी के साथ आई। नीवी लंबी सी स्माइल लिए बोली। उसकी बात सुनकर आराज हल्की मुस्कुराहट लिए बोला, ओके, फिर तुम अकेले यहाँ क्या कर रही हो? आपको देखकर आपसे मिलने आ गई। निवी अपने कंधे उचकाते हुए बोली। आरास उसको अपनी गोद में बिठाते हुए बोला, अच्छा, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है? कल की तरह तुम्हें अकेला छोड़कर फिर कहीं चली गई? नहीं, मेरी मम्मा मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। निवी को शायद आरास का अपनी मम्मा के लिए ऐसा कहना पसंद नहीं आया, इसलिए वो अपनी खुशी से चमकती आंखों में हल्की नाराजगी लेकर बोली, अच्छा, फिर कल तुम्हारे पास तुम्हारी मम्मा क्यों नहीं थी और आज भी क्यों नहीं है? आराज इधर उधर देखते हुए बोला। तभी उसकी नज़र कुछ दूर बेंच पर बैठी मीसा पर पड़ी। ओह, तो वहाँ है तुम्हारी मम्मा। निवी ने उस तरफ देखा और अपना सर नामे हिलाकर बोली, नहीं, वो मेरी मम्मा नहीं है, वो तो मेरी दोस्त की मम्मा है। वाट? निवी के इस खुलासे से आराज चौंक गया। लेकिन कल तो वही तुम्हारे साथ थी, है ना? वो खुद कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए बोला। नहीं, मेरी मम्मा भी थी, वो बाहर वेट कर रही थी। निवी उसकी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए बोली। अभी कहाँ है तुम्हारी मम्मा? वो रेस्ट लहजे में पूछता है। वो मौसी के साथ किसी से मिलने गई हैं। ध्वनि उनसे कुछ दूरी पर खड़ी अपनी पनीली आंखों से उन दोनों को देख रही थी। उसे नहीं पता था कि अब तक आराज को सच पता है या नहीं, लेकिन वो देख सकती थी कि निवी आराज के साथ कितनी खुश है। वो उसकी गोद में आराम से बैठी उससे बातें कर रही थी। हालांकि ध्वनि कुछ सुन नहीं पा रही थी, वो उनसे काफी दूर खड़ी थी। आई एम सॉरी मिस्टर राजवंशी, मैं जानती हूँ कि सच्चाई जानने का हक है आपको। आपसे आपकी बेटी का अस्तित्व छिपाकर शायद मैं भी गलत ही कर रही हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। मैं निवी के बिना नहीं रह सकती। वो आराज को निवी के साथ मुस्कुराता हुआ देखकर खुद से बोली। आज निवी को खो देने भर का डर नहीं था उसके अंदर, बल्कि उन दोनों को साथ खुश देखकर अब गिल्ट ने उसके दिल में जगह बना ली थी। लेकिन वो जानती थी कि जिस रास्ते पर उसने अपने कदम बढ़ाए हैं, वहां से लौटना मुश्किल है। उसने मीसा को कॉल किया, अब हमें चलना चाहिए। बच्चों को लेकर बाहर आ जाइए, मैं वहीं वेट कर रही हूँ। उन्हें यहाँ आए काफ़ी वक्त हो गया था। मीसा भी उसकी बात से सहमत ही थी, क्योंकि अब शाम भी ढल चुकी थी। इधर आरास निबी की बात सुनकर पूछता है, तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मम्मा ने कहा मेरे डैड नहीं है, वो दाद सी बोली। क्या? वो एक बार फिर शॉक्ड रह गया। तुमने अपने डैड को देखा है? नहीं, मम्मा ने कहा है सबके डैड नहीं होते, मेरे भी नहीं है। तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है? आरास उसकी बात सुनकर कुछ सोचते हुए पूछता है। उनका नाम? इससे ज़्यादा वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मीसा जेनी का हाथ पकड़े वहां पहुंची। निबी, अब चलो, घर चलना है। अब जाने की बात सुनकर निबी का चेहरा उदास हो गया। उसे आरांस का साथ अच्छा लग रहा था। वो मुंह लटकाकर आरांस की गोद से उतरते हुए कहती है, बाय अंकल। आरांस को भी उसका दूर जाना खल रहा था। उसके गोद से उतरने पर आरांस को अपने अंदर कुछ सूनापन सा लग रहा था। ये वो दिल का एहसास था जो हर माता पिता को अपने बच्चों के पास होने से होता है। आरांस निबी की उदासी भाप कर उसे खुश करने के इरादे से कहता है, हे लिटिल गर्ल, मैं फिर तुमसे मिलूंगा, ऐसे सैड मत हो, प्रॉमिस? निबी आंसू भरी आंखों से पूछती है। उसकी आंखों में आंसू आरांस से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो निबी का सिर चूमते हुए बोला, पक्का वाला प्रॉमिस? इधर ये सब देखकर पेड़ के पीछे छिपी ध्वनि के आंसू आंखों से बाहर आ छल गए। वो अपने आंसुओं को साफ कर तुरंत वहां से निकल गई। इधर मीसा भी निबी को लेकर निकल गई। आरांस ने निबी पर से तब तक नजरें नहीं हटाई जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। निबी भी बार बार पलटकर उसे देखती रही। उसके जाने के बाद आरांस के चेहरे पर गंभीर भाव उभरे। बीबी, अगर मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो तुम सजा के लिए तैयार रहना। आरांस को शक हो गया था, आखिर इतने सारे संयोग एक साथ तो नहीं हो सकते ना। धोनी का इस शहर में दिखना, निवी का चेहरा हूबहू उससे मिलना, उसके पापा का ना होना, ये सारी बातें आरांस को एक ही डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर कर रही थी। इस तरफ कृति किशन के साथ टहल रही थी। दरअसल उसने किशन को ही ध्वनि से मिलवाने को बुलाया था। ध्वनि उससे मिलकर जा चुकी थी। वो दोनों टहल ही रहे थे
कि तभी अचानक चलते हुए हील्स की वजह से कृति का पैर मुड़ गया। आ उसकी हल्की चीख निकली। इससे पहले कि वो गिरती, किशन ने उसे कंधे से पकड़ संभाल लिया। आप ठीक तो हैं? वो उसकी दर्द भरी चीख सुनकर परेशान सा बोला। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो चीखने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो दर्द भरे चेहरे पर चिढ़न के भाव लेकर बोली। उसकी गोलमोल बात सुनकर किशन कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए उसे देखता है, जिस पर कृति चिढ़ते हुए कहती है, बेवकूफ़, जब दिख रहा है कि दर्द हो रहा है मुझे, तब ऐसे सवाल का क्या मतलब बनता है? ओह सॉरी, आप आइए, चलकर देखिए। किशन उसका हाथ पकड़ते हुए चलाने की कोशिश करता है। नहीं, मुझसे नहीं चला जाएगा, वो दर्द से कराहते हुए बोले। उसे इतने दर्द में देखकर किशन के माथे पर बल पड़ गए। लगता है आपको मोच आ गई, अब डॉक्टर के पास जाना होगा। यहाँ मुझसे 2 कदम नहीं चला जा रहा, मैं डॉक्टर के पास कैसे जाऊंगी? वो मुंह लटकाकर बोली। किशन थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद कुछ सोचते हुए कहता है, मैं आपको गोद में उठाकर ले चलता हूँ। कृति की घूरती नज़र खुद पर महसूस करके हड़बड़ाकर, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। कृति थोड़ी देर सोचती है, फिर अपने दर्द को मद्देनजर रखते हुए वो अपना सर हमें हिलाकर कहती है, ठीक है, मगर तुम मुझे गिराना मत, कहीं ऐसा ना हो कि पैर के साथ साथ कमर भी टूट जाए। उसकी बात सुनकर किशन के होंठों पर मुस्कुराहट खिल गई। आप मुझ पर भरोसा रखिए, नहीं गिराऊंगा। कृति अपना सिर हिलाकर अपने हाथ उठाकर उसे खुद को उठाने का इशारा करती है। किशन उसे उठाने को आगे बढ़ ही रहा था कि तभी किसी ने कृति के उठे हुए हाथ को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। दर्द से कृति की एक बार फिर चीख निकल गई। वो गुस्से में अपना चेहरा ऊपर कर कुछ बोलने को होती है कि सामने खड़े इंसान को देखकर उसके शब्द गले में ही अटक से जाते हैं। वो हैरानी से आंखें बड़ी बड़ी किए सामने खड़े शख्स को देख रही थी। उसने अपनी आंखों को 2-3 बार मींचा। उसे लगा वो जो देख रही है वो कोई सपना है। लेकिन जब वो शख्स गायब नहीं हुआ तो कृति बड़ी मुश्किल से अटकते हुए कहती है, तुम? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? या तुम मैं चाहती थी कि मैं यहाँ कभी ना आऊँ, ताकि तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी सको, है ना? वैसे सही नाम दिया था मैंने तुम्हें, भाभी की दोस्त। आखिर यही दोस्ती निभाने के लिए तो तुम मुझे उस गलती की सज़ा दे रही हो जो मैंने की ही नहीं। अमित अपनी आंखों में गहरे भाव लिए मजीद संजीदगी से बोला, जी हाँ, ये अमित ही है, जिसकी नज़र तभी कृति पर चली गई थी जब वो अपने पैर में आए मोच की वजह से चीखी थी। पहले तो वो उसे देखकर खुश हुआ था, लेकिन किशन को उसके साथ इतने करीब देखकर उसकी खुशी पल भर में गायब हो गई। उसकी आंखों में गुस्से ने जगह ले ली, लेकिन जब वो उनके करीब पहुंचा तब उनकी बातों से पता लगा कि उनकी करीबी की वजह कृति के पैर में आई मोच है, जिसकी वजह से वो अनजान लड़का उसे अपनी गोद में उठाने वाला है। यह सोचकर ही अमित फटाफट तेज कदमों से कृति के पास पहुंचकर किशन के उसे गोद में उठाने से पहले ही उसे अपनी ओर खींच लिया। अमित को यहाँ देखकर कृति अपना दर्द तो पहले ही भूल चुकी थी। अब उसकी बात सुनकर उसके चेहरे के भाव नर्म पड़े, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसके प्रत्युत्तर में वो क्या बोले। उसके पास बोलने को कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अपनी दोस्ती निभाने के लिए उसने अमित के साथ गलत तो किया है। वहीं किशन उन दोनों को देखते हुए नासमझी भरे एक्सप्रेशन लिए कृति से पूछता है, क्या आप इन्हें जानती हैं? कृति उसके सवाल पर उसकी ओर देखती है। उसका दिमाग उलझा हुआ था। आखिर क्या जवाब दे वो इस सवाल का? बताओ, कुछ पूछ रहा है वो। अमित अपने चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला। वो भी उसका जवाब जानना चाहता था। कृति किशन की तरफ देखकर शांति लहजे में बोली, तुम जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन आपके पैर? किशन कुछ कहने को हुआ कि कृति उसकी बात काटते हुए कहती है, मैं देख लूँगी, तुम जाओ अभी। किशन माहौल की गंभीरता को भांपकर एक नज़र अमित पर डालता है, जो उसे ही घूर रहा था। किशन वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही अमित कृति को अपनी गोद में उठा लेता है। उसके इस सडन एक्शन पर कृति चौंक गई। उसके हाथ अपने आप डर की वजह से उसके गले में लिपट गए। तुम तुम ये क्या? कृति अटकती आवाज में अमित से पूछती है, लेकिन उसके आगे के शब्द गले में ही रह गए। डोंट वरी, तुम्हारे पैर में मोच आई है इसलिए उठाया है। वो लड़का भी तो यही करने वाला था ना। आखिरी लाइन वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला। वहीं आसपास के लोग उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहे थे। कुछ टूरिस्ट तो अपने कैमरे में इतने रोमांटिक कपल की फोटो भी खींच रहे थे। इन सबसे कृति की नजरें शर्म से झुक गईं।
अमित पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो दिखा भले नहीं रहा था, लेकिन कृति को इस वक्त अपनी गोद में देखकर उसका मन नाचने को कर रहा था। उसकी तो जैसे आत्मा ही लौट आई थी। लेकिन ऑफ कोर्स वो अपनी खुशी उसे अभी शो नहीं कर सकता था। आखिर उसे उस पर अपना गुस्सा जो निकालना था, वो उसे खुद को मनाते हुए देखना चाहता था। अगर वो इतनी आसानी से उसे माफ कर देता, तो क्या पता वो फिर कभी ऐसी ही गलती करे। अमित ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, इसलिए फिलहाल उसका उससे गुस्सा रहना ही बेटर ऑप्शन लगा। इसी बहाने पहली बार कृति उसे मनाती तो सही, वरना पहले तो हमेशा वही मनाया करता था। इस बार उसने सोच लिया था कि कृति को इतनी आसानी से माफ तो बिल्कुल नहीं करेगा। अपने चेहरे पर बरकरार सीरियसनेस के साथ वो उसे वहीं पास में बने सीमेंट के बैठने की जगह पर बैठाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। उसे अपने पैरों के पास बैठता देखकर कृति चौंकते हुए पूछती है, तुम क्या करने वाले हो यहाँ बैठकर? ऑफ कोर्स कोई डिनर तो करूँगा नहीं, वो बिना किसी खास भाव के बोला। तुम तुम सीधे सीधे जवाब दो ना, वो चिढ़कर बोली। मेरा मूड नहीं है, इतना कहकर अमित उसके पैर से हील्स निकालकर साइड करता है। तभी कुछ सोचकर कृति के एक्सप्रेशन अचानक से बदले। वो घबराते हुए कहती है, एक सेकेंड, कहीं तुम फिल्मों की तरह मेरे पैर को मोड़ते हुए तो मोच ठीक करने की नहीं सोच रहे? अमित उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस पैर को दबाते हुए दर्द की जगह चेक कर रहा था। कृति कराते हुए कहती है, देखो, अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो प्लीज मेरा पैर छोड़ दो। मैं लंगड़ी नहीं होना चाहती। तुम किसी फिल्म की हीरो नहीं हो, और ना ही यहाँ कोई शूटिंग चल रही है। उसकी बात सुनकर अमित उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझे ये आता है, मैंने ये सीखा हुआ है। क्या? लेकिन क्यों? कृति चौंकते हुए पूछती है। कॉलेज टाइम में मेरी एक फ्रेंड के पैर में मोच आई थी, उसी वक्त सीखा था। उसकी बात सुनकर कृति की आंखें छोटी हो गईं। वो अपने आईब्रोज रेंज करते हुए, तुम उस छिपकली? हाँ। अमित उसका ध्यान कहीं और देखकर तुरंत उसका पैर मोड़ देता है। एक खट की आवाज के साथ कृति की जोरदार चीख भी वहां गूंज गई, जिससे कई लोगों का ध्यान उन पर चला गया। लेकिन फिर सब मामला समझकर वो लोग वापस अपने रास्ते पर चल दिए। इधर कृति अमित पर चीखते हुए कहती है, पागल, आदि मानव, लंगूर की प्रजाति के इंसान, इमोशंस हैं तुम्हारे अंदर या मर गए? तुम्हें पता भी है कितना दर्द हुआ अभी मुझे? कृति की बातें सुनकर अमित उसे घूरते हुए कहता है, अब चलकर देखो, ज्यादा दर्द नहीं होगा, तुम चल पाओगे। कृति उसकी बात सुनकर अपनी जगह से धीरे से खड़ी होती है और चलने की कोशिश करती है। वो चल पा रही थी। अभी भी उसे दर्द तो हो ही रहा था, लेकिन अब पहले जैसा दर्द नहीं था। चलो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, अमित उखड़े हुए लहजे में कहता है। कृति उसकी बात पर चौंक गई। आखिर वो इतनी आसानी से उसे घर छोड़ने की बात क्यों कर रहा है? क्या वो उससे सवाल नहीं करेगा कि क्यों बिना बताए वो उसे छोड़कर आ गई? वो उसे वापस लेकर जाने की कोशिश नहीं करेगा? क्या उसे कोई और मिल गई है? यही सब सोचते हुए कृति बेचैन नजरों से उसे देखते हुए पूछती है, तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं करना? नहीं? चलो, तुम्हें घर छोड़ दूँ, अमित सिर हिलाते हुए बोला। कृति को समझ ही नहीं आया कि अब वो आगे क्या बोले। अमित उसे इतनी आसानी से जाने को कह रहा है। कृति अभी इसी उलझन में थी कि तभी उसके माइंड में अचानक कुछ हिट हुआ। वो अमित को घूरते हुए कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे घर छोड़ने के बहाने मेरा पता जानना चाहते हो ताकि बाद में आ सको? अमित उसकी बात पर कंधे उचकाते हुए कहता है, फाइन, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर जाओ खुद से, मैं नहीं आ रहा। मैं तो बस इसलिए पहुंचाने की बात कर रहा था क्योंकि अभी भी तुम्हारे पैर में सूजन होगी। मैं सच में जाऊं? कृति तिरछी नजरों से अमित को देखते हुए पूछती है। यस, ऑफ कोर्स। अब यहाँ तो रात नहीं काटोगी ना? कृति धीमे से 2 कदम बढ़ाकर कहती है, मैं सच में जा रही हूँ। हाँ, आप जाओ भी, अमित चिढ़कर बोला। कृति मुंह लटकाकर धीमे कदमों से आगे बढ़ने लगी। ऐसा नहीं था कि वो पैर के दर्द की वजह से छोटे स्टेप ले रही थी, बल्कि वो तो अमित को रोकने का इंतजार कर रही थी। कुछ 4-5 कदम चलने के बाद वो पीछे पलटकर देखती है। अमित अभी भी अपनी जगह पर दोनों हाथ जींस की पॉकेट में डाले खड़ा था। वो वापस आगे बढ़ने लगी। तभी रुको, अमित की आवाज आई, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर खुशी झलकी, लेकिन चेहरे पर अजीब से भाव लेकर वो पलटी। क्या है? वो सवालिया लहजे में पूछती है। आर यू श्योर तुम आज घर पहुंच जाओगी? नहीं, वो क्या है ना कि जिस स्पीड से तुम चल रही हो, कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे ही। कृति का चेहरा यह सुनकर गुस्से से तमतमा गया।
उस बेचारी ने तो सोचा था कि अमित ने उसे अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करने के लिए रोका होगा। वो गुस्से से भरकर बोली, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज कल परसों कभी भी पहुंचूं, तुम्हें क्या। ओके, एज यू विश। वो लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला। मैं करती आग बबूला होते हुए पलटकर अब जितनी तेजी से चल सकती थी उतने तेज कदमों से चलते हुए आगे बढ़ने लगी। उसने एक बार और पलटकर देखा। अमित को अपनी जगह खड़ा देखकर वो मन ही मन खुद से कहती है, ये मेरा पीछा भी नहीं कर रहा। क्या इसे अब सच में मेरे बारे में नहीं जानना। पक्का इसे कोई दूसरी लड़की मिल गई होगी। ये विचार आते ही वो तेजी से पलटकर चली गई। वहीं उसके जाने के बाद अमित हंसते हुए अपने बालों में हाथ फेर कर कहता है, माई डियर लव, तुम शायद भूल चुकी हो कि मैं अमित राजवंशी हूँ। अब जब मुझे पता है कि तुम इसी शहर में हो तो तुम्हारा पता ठिकाना पता करना मेरे लिए मिनटों का काम है। इसके लिए मुझे तुम्हारा पीछा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से जानता हूँ तुम्हें। अब तुम्हें रात भर यही सोचकर नींद नहीं आएगी कि कहीं तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गई। कई रातें मैं जागा हूँ, एक आध रात तुम भी जाग कर देखो, शायद कुछ तो मेरे दर्द का एहसास हो। वो हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोला। ध्वनि सबके साथ केबिन में बैठी वापस जा रही थी। कृति अपनी सोच में गुम थी, ध्वनि अपनी उलझनों में उलझी हुई थी। निवी और जैनी खुद में बातें कर रही थी। मीसा भी बच्चों के साथ ही बात कर रही थी। तभी निवी बातों ही बातों में ध्वनि से कहती है, मम्मा, आइसक्रीम वाले अंकल मुझे आज भी मिले। क्या? कहाँ? ध्वनि की तंद्रा टूटी। पार्क में। जिन्होंने कल तुम्हें आइसक्रीम दिलाया वही थे? ध्वनि हैरानी से पूछती है। हाँ मम्मा, निवी सिर हिलाकर बोलती है, फिर जैनी के साथ बात करने लग जाती है। इधर ध्वनि ये सुनकर अब और भी ज्यादा परेशान हो गई थी। उसे तो लगा था कि आज इन दोनों की पहली मुलाकात है, लेकिन इससे पहले भी वो दोनों मिल चुके हैं, इसका अंदाजा उसे नहीं था। वो बेचैनी से खुद से मन ही मन कहती है, क्या है ये, क्यों किस्मत इन्हें मिला रही है। कहीं उन्हें पता न लग जाए। इस तरफ चौहान परिवार भी पार्क से लौट आए थे। सर्वेंट ने उनका डिनर रेडी कर रखा था। वो लोग इस वक्त अपने अपने कमरे में फ्रेश होने गए थे। आरांश फ्रेश होकर लूज टी शर्ट और लोअर पहनकर अपने रूम में बैठा किसी चीज का इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में बस निवी की मासूमियत भरी बातें ही चल रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। सैम नाम चमक रहा था, जिसे देखकर आरास ने तुरंत कॉल रिसीव किया। हेलो बॉस, गुड न्यूज़ है। सामने से सैम की खुशी से चहकती हुई आवाज आई। बोलो। आरास अपने अंदर की बेचैनी छिपाते हुए हमेशा की तरह रूड टोन में बोला। बॉस, मैडम इसी शहर में है। उनको यहाँ ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम हुई ही नहीं। उनका भाई अब आईएएस की पोस्ट पर है। इस वजह से उनकी इंफॉर्मेशन तुरंत निकल आई। राशि भी यही है। उसने धीर मेहरा से शादी कर ली है। यहाँ उसका भी बड़ा नाम है। उसने पार्लर खोल रखा है जो काफ़ी पॉपुलर है। मैडम यहाँ भी कॉलेज में ही पढ़ाने जाती हैं। उनकी फ्रेंड कृति सिंह भी यही है। बॉस, एक गुड न्यूज़ भी है। आप एक बेबी गर्ल के डैड बन चुके हैं। कांग्रेचुलेशंस बॉस। आराज की आंखें सुकून के एहसास से बंद हो गईं। वो डैड बन चुका है, सुनकर तो उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। आज उसकी दौलत शोहरत सब इस एक एहसास के आगे छोटी लग रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार निभी का चेहरा आ रहा था। सैम आराज को खामोश देखकर उसके जज्बात महसूस कर सकता था। वो लंबी सी मुस्कुराहट लिए बोला, आपकी क्यूट सी बेटी का नाम निविशा राजवंशी। मैं मैडम के घर का एड्रेस और छोटी मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट सेंड करता हूँ। आराज इतना सुनकर बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। कुछ 2 मिनट बाद ही उसके फोन पर नोटिफिकेशन की बीप आई। उसने चेक किया। सबसे पहले उसने निविशा का बर्थडे सर्टिफिकेट देखा। पिता के नाम के बॉक्स में अपना नाम देखकर उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो एक बच्ची का बाप बन चुका है। यह सोचकर ही उसकी खुशी ओवरफ्लो होने लगी। लेकिन वो ये यार था, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना वो अच्छे से जानता था। अब उसके जहन में बीते दिनों की यादें ताज़ा होने लगी। निवी और उसकी पहली मुलाकात, उसकी आदतें, उसकी हरकतें, दूसरी मुलाकात में उसकी बातें, मेरे डैड नहीं है, मामी मेरी बुई भी हैं। निवी की सारी बातें उसके जहन में किसी मूवी की तरह चल रही थीं। आरास ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें एकदम शांत थीं। शायद निवी की वजह से। वो अपना फोन ऑन करके सैम का भेजा हुआ लोकेशन देखता है। उसकी आंखें अब भी बेहद शांत थीं। ना कोई गुस्सा, ना नाराजगी, ना ही कोई और इमोशन। इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था।
कुछ पल बाद उसके होठों के कोने हल्के मुड़े। आई एम कमिंग बीबी। सर, डिनर पर सब आपका वेट कर रहे हैं। बाहर से सर्वेंट ने दरवाजा नॉक करते हुए कहा। कुछ देर बाद आरांस नीचे आया। सभी पहले ही आ चुके थे। आरांस अपनी जगह बैठ गया। उसके आते ही सबने खाना शुरू किया। कल सुबह हम लोग जाने वाले हैं। अब तो तुम दोनों भाइयों को चैन पड़ा ना। विवेक मुंह बनाकर खाने का बाइट मुंह में रखते हुए बोला। मैं कल नहीं आ रहा, आरांस अपने सदाबहार लहजे में बोला। व्हाट? विवेक ने जो निवाला मुंह में लिया था वो उसके गले में अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लगा। अर्चना हड़बड़ाकर पानी का गिलास उसको देकर पीठ सहलाते हुए कहती है, क्या कर रहे हैं? ठीक से खाइए ना, ऐसे तो मेरा अभी भी नहीं खाता। आरांस बोरियत से विवेक को देख रहा था। कुछ नॉर्मल होकर वो आरांस को घूरते हुए कहता है, हद है, मतलब हम 1 वीक से यहाँ हैं, तब तो तुझे यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं आया, और अब जब हम जाने वाले हैं तब तुझे यहाँ रुकना है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? आरांस कुछ सोचते हुए कहता है, ऑफ कोर्स। विवेक के चेहरे पर हल्की खुशी छाई। नॉट, जो अगले ही पल गायब भी हो गई। यार, तू मुझे अपना दोस्त समझता है भी या नहीं? विवेक चिढ़कर बोला। बिल्कुल समझता, अगर तू इस वक्त राजवंशी फैमिली का स्पेशल रिकमेंडेशन पर हायर किया जासूस ना होता तो। आरांस सरकास्टिक स्माइल करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर विवेक हड़बड़ा गया। मतलब क्या है तेरा? डोंट प्रिंट इट लाइक दिस। आरांस अपनी आई रोल करते हुए बोला। तुम भूल क्यों जाते हो बेटा, ये एआर है, इससे कुछ भी छिपा पाना नामुमकिन है। केशव जी हल्की मुस्कुराहट लिए बोले। दरअसल विवेक आरांस और अमित की सारी खबर अनीता जी को दिया करता था। इनफैक्ट उन्होंने ही विवेक को ये ट्रिप प्लान करने का आइडिया दिया था, ताकि इसी बहाने आरांस और अमित थोड़ा बेहतर महसूस करें। हालांकि उन्होंने ये बात आरांस से छिपाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन आरांस तो आरांस है, उससे कुछ छिपाना बेहद मुश्किल है, और खासकर तब जब बात फैमिली एंड फ्रेंड से जुड़ी हो। विवेक पूरा समूह बना लेता है, जिसे देखकर नन्ना अभी खिलखिला उठा। ठीक है, मत बता, कम से कम ये तो बता दे कि तू वापस मुंबई कब लौटेगा। विवेक को अनीता जी को जवाब भी तो देना था। आर यू माई गर्लफ्रेंड और वाइफ? आराज सीढ़ियाँ चढ़ाते हुए पूछता है। यार, कभी तो सीधा जवाब दे दिया कर। क्या अपनी बीवी को ही बताएगा? फैमिली और फ्रेंड्स गए बाहर में। विवेक इरिटेट होते हुए बोला। मेरी फैमिली को मैं खुद बता दूंगा। जहाँ तक बात रही फ्रेंड की बात, तो जैसे अब तक सारी बात दादी को बताता आया है, वैसे उनसे पूछ भी लेना। अकड़ू कहीं का। हूँ। विवेक उसकी बात सुनकर खुद में गुनगुनाते हुए बोला। मैं भी कल नहीं आ रहा। सब शांत हो जाने के बाद अमित सबकी तरफ देखते हुए बोला। विवेक भुआं सिकोड़कर कहता है, अब आप बताएंगे महाशय कि आपको यहाँ अचानक से क्यों रुकना है? एक्चुअली मैंने आज ही रियलाइज किया कि आप सही थे। ये जगह काफ़ी अच्छी है। अब आपकी बात कैसे टालता, इसलिए अब कुछ दिन यहाँ रहकर अच्छे से एंजॉय करके वापस आता हूँ। अमित अपने दांत दिखाते हुए बोला। विवेक ने दोनों भाइयों को बारी बारी शक की नजरों से घूरा। मुझे तुम दोनों में से किसी सीक्रेट की बू आ रही है। नाक पर रुमाल रख ले। आरांस खाने पर फोकस करते हुए बिना उसकी तरफ देखे बोला। विवेक वापस से चिढ़ गया। अमित तुरंत उसकी शंका दूर करने के इरादे से बोला। विवेक भाई, आपसे मैं कभी कोई सीक्रेट रख सकता हूँ भला? मुझे सच में ये जगह बहुत पसंद आई है। विवेक इतना तो समझ ही गया था कि कोई बात जरूर है, लेकिन इन दोनों से उगलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। इसलिए वो बेकार की कोशिश करना छोड़कर खाने पर फोकस करता है। अब सबका ध्यान अपने खाने पर था। आरांस और अमित एक दूसरे को देखकर सरकास्टिक स्माइल पास करते हैं, जिसे कोई देख न सका। कृति अपने घुटनों को ऊपर कर उस पर अपना चेहरा टिकाकर बेड पर बैठी हुई थी। वो आज अपनी और अमित की मुलाकात के बारे में ही सोच रही थी। वो रुंधी सी आवाज में खुद से कहती है, वो लुच्चा झूठा बेदिल इंसान मुझे भूल गया। उसने मुझसे झूठे प्यार के वादे किए थे। मैं उसको कुछ साल के लिए छोड़ कर के आई। उसने तो जैसे पूरी तरह ही मुझे भुला दिया। एक बार भी उसने मुझे नहीं रोका, मुझसे कुछ पूछा तक नहीं। गुस्से से दांत भींच कर मन तो कर रहा था कि उसका सर ओखली मुँह सिकोड़कर, नहीं वो तो पुराना हो गया, कुछ मॉडर्न ट्राई करूंगी। कुछ सोचकर मन तो कर रहा था कि उसका सर मिक्सर ग्राइंडर में डालकर स्विच ऑन कर दूं। तभी उसका फोन गनगनाया। उसने स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखा। अभी अम्मा को क्या हुआ? वो कॉल रिसीव करके उखड़े हुए लहजे में बोली। क्या हुआ बोलो?
अरे तुम्हारा आवाज को का होएगा वा? पूछो नहीं, तुम बोलो। कृति मुंह लटकाकर बोली। का बोले? कितना दिन हो गया है, तुमको देखा नहीं। उनकी बात पूरी होने से पहले ही कृति बोली, अम्मा अभी हम ना आ पाएंगे, कॉलेज में छुट्टी ना मिलेगी। अरे काहे का ही कॉलेज वॉलेज, तुम ये सब छोड़ो, वापस अपने गांव आ जाओ। देखो बहुत अच्छा रिश्ता आया है तुम्हारे वास्ते। अरे बहुत पैसा वाला लोग हैं, उनको घर में रहने वाली लड़की चाहिए। हम तो कह दिए हैं कि हमारी बेटी शादी के बाद कौनो जॉब ना ही करेगी। तुम तो वहाँ राज करोगी। जब इतना पैसा वाला परिवार है तो तुमको बाहर जाकर कमाने का कौन जरूरत है। यहाँ आ जाओ, वो लोग तुमको सामने से एक बार देखना चाहते हैं। वो के बाद शादी पक्की, फिर हमारी बिटिया ऐश करेगी। उनकी बात सुनकर कृति का माथा ठनक गया। एक तो वो पहले से ही अमित के बिहेवियर की वजह से गुस्सा और फ्रस्ट्रेट थी, ऊपर से उसकी अम्मा ने आग में घी और डाल दिया। बस करो अम्मा, तुम हमको समझती का हो। नहीं, आज तुम बता ही दो। अरे तुम पहले ही बात बताओ, बाबूजी से बात की तुमने ई बारे में? कृति गुस्से के मारे लाल पीली होते हुए बोली। हाँ बतिया लिए हैं तुमने बाबूजी से। पहले तो वो ना ही माने, लेकिन हम मना लिए, और अब तुम कान खोलकर सुन लो। कल के कल तुम गांव आ रही हो। सामने से गुस्से भरी आवाज आई। अम्मा, जहाँ हमरे इतनी पढ़ाई लिखाई और नौकरी की कदर ना हो, वहाँ हम क्या, हमारी सैंडल भी शादी ना करे। इसलिए तुम ऐसा रिश्ता तो लाना ही मत। दूसरी बात, अगर ये एक साल तक तुम अब हमारी शादी की बात की तो हम बात ना करेंगे फिर तुमसे। यति अपनी बात बोलकर तुरंत फोन काटकर साइलेंट करके साइड में रख देती है। फिर गहरी सांस लेकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए खुद से कहती है, कंट्रोल कृति कंट्रोल। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वो बेड पर सीधे लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद गायब थी। कुछ सोचकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वो अपने नाखून चबाते हुए बोली, उसकी जिंदगी में अगर सच में कोई और आ गई तो फिर मेरा क्या होगा। वो पूरी रात यही सोच सोच कर सो नहीं पाई। एक और रात उलझनों में कटी। अगली सुबह, आज से धोनी को कॉलेज वापस से जाना था। उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। सब कुछ अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से ही चला। धीर और राशि अपने अपने काम पर निकल गए। धोनी भी कृति के साथ अपने कॉलेज के लिए निकल गई। दोनों ही दोस्त आज अपने अपने ख्यालों में खोई हुई थी। एक दूसरे को वो अपनी परेशानी नहीं बता रहे थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग दूसरे को टेंशन हो जाती। एक दूसरे के दिल के हाल से अनजान वो दोनों अपने अपने कॉलेज पहुंचे। कृति और धोनी का कॉलेज यहाँ भी अलग ही था। रीजन यहाँ भी सेम ही था। अब एक सब्जेक्ट के दो प्रोफेसर एक जगह तो नहीं रह सकते ना। ध्वनि अपने कॉलेज पहुंची। वो स्टाफ रूम की तरफ जा ही रही थी कि एक स्टूडेंट ने उन्हें टोका। मैम। यस, ध्वनि पलटकर बोली। गुड मॉर्निंग मैम, आपको प्रिंसिपल सर ने अपने केबिन में बुलाया है। ओके। ध्वनि सिर हिलाकर उस तरफ बढ़ जाती है। अब क्या हुआ इन्हें, आज तो मैं टाइम पर भी आई हूँ। ध्वनि खुद में बुदबुदाते हुए केबिन की तरफ पहुंची। वो डोर नॉक करती है। कम इन। अंदर से आवाज आई। ध्वनि अंदर गई। आपने बुलाया सर? यस। आइए ध्वनि, इनसे मिलिए, इन्हें आपसे कुछ बात करनी है। प्रिंसिपल ने अपने सामने बैठे शख्स की ओर इशारा किया। ध्वनि ने प्रिंसिपल टेबल के सामने एक शख्स को बैठे देखा। वो अभी गेट के पास ही खड़ी थी, इसलिए उसे उस शख्स का सिर्फ पीछे का हिस्सा ही दिख रहा था। वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन लिए पूछती है, मुझसे क्यों सर? अब ये तो यही बताएंगे। खैर आप इनसे मिल लीजिए, मैं जरा कॉलेज का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। प्रिंसिपल हल्की सी मुस्कुराहट लिए बोले और ध्वनि की बगल से गुजरते हुए बाहर चले गए। अब ध्वनि वहां अकेली थी। वो कुछ पल ठहर कर सोचती है, यहाँ तो उसे कोई जानता ही नहीं, फिर उससे किसी का मिलने आना उसे अजीब लग रहा था। वो शख्स उसी तरह बैठा हुआ था। ध्वनि कुछ कदम आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहती है, हेलो, क्या मैं आपको जानती हूँ? क्या बात करनी है आपको मुझसे? उसके सवाल पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। वो अजीब सी नजरों से उस शख्स को पीछे से पहचानने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी वो शख्स रोलिंग चेयर रोल करते हुए पलटा। अपने सामने बैठे शख्स को देखकर ध्वनि की आंखें एकदम से फैल गईं। इस तरफ कृति अपने कॉलेज ग्राउंड में अपने हाथ सीने पर फोल्ड किए अमित को घूरते हुए खड़ी थी। तुम मेरा पीछा कर रहे हो? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फिर आज क्या हुआ? कृति वैसे तो अमित को वहां देखकर मनी मन खुश थी, लेकिन सामने नाखुश से एक्सप्रेशन लिए बोली, ओह, मैं अमित राजवंशी हूँ। मुझे किसी लड़की का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि लड़कियां मेरे पीछे मरती हैं।
अमित स्टाइल से अपने बाल में हाथ फेरते हुए बोला। कुछ भी, इस सड़ी हुई शकल पर कोई मर सकता है भला? कृति नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली। ओके, वेट ए सेकेंड, अभी प्रूव कर देता हूँ। अमित लंबी सी मुस्कुराहट लिए वहां अपने आसपास मौजूद कुछ स्टूडेंट्स पर नजर डालता है। फिर एक लड़की पर जाकर उसकी नजरें ठहर गईं, जो काफी देर से उसे ही निहारे जा रही थी। अमित उसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाता है, जिसे समझकर उस लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत लगभग भागते हुए उसके पास आई। हे हनी। उसके पास आने पर अमित स्माइल करते हुए बोला, हनी। कृति अपने मन में बुदबुदाई, और फिर जैसे ही उसे इसका मतलब समझ आया, वो उस लड़की को आंखें छोटी कर घूरते हुए मन ही मन कहती है, हनी माई फूड। करेली है करेली, मन तो कर रहा है इस हनी को बी से कटवा दूं। हे हैंडसम, वो लड़की अमित को देखते हुए बोली। कृति कभी उस लड़की को तो कभी अमित को गुस्से में घूर रही थी। अमित अपने लिए हैंडसम सुनकर एटीट्यूड से कृति की तरफ चिढ़ाने वाली स्माइल करते हुए देखता है, जिससे कृति गुस्से में उसके ऊपर से नजरें फेरकर दूसरी तरफ देखने लगती है। अमित उस लड़की को देखते हुए पूछता है, व्हाट यू थिंक अबाउट मी? यू आर सो हैंडसम, विल यू बी माई बॉयफ्रेंड? वो लड़की एक्साइटेड होते हुए पूछती है। भाई उसका इजहार सुनकर कृति हैरानी से आंखें मुंह खोले उसे अविश्वसनीय नजरों से देखती है। इससे पहले कि अमित कोई जवाब देता, कृति भड़कते उस लड़की से कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से उम्र में इतने बड़े इंसान को प्रपोज करते हुए, वो भी टीचर के सामने? मैं अभी तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करके तुम्हारी हरकतों के बारे में इन्फॉर्म करती हूँ। नो मैम, सॉरी, प्लीज डोंट डू दिस। वो लड़की घबराते हुए बोली। क्लास में जाओ अपने, कृति हाथ से इशारा करते हुए बोली। वो लड़की तुरंत वहां से भाग गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।